हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लॉजिक फैमिली के अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक फैमिली। किसी भी लॉजिक फैमिली को जब हम सेलेक्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के लिए या दो लॉजिक फैमिली को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम बहुत सारे पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं और उनका क्या क्या मीनिंग है वो आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। किसी भी लॉजिक फैमिली को कंपेयर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम जो जो पैरामीटर्स स्टडी करते हैं, दीज आर स्पीड, पावर डिसिपेशन, फिगर ऑफ मेरिट, फैन आउट और फैन इन, करंट और वोल्टेज पैरामीटर्स, नॉइस मार्जिन, पावर सप्लाई, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, फैब्रिकेशन, आईसी टेक्नोलॉजी, कॉस्ट एंड नंबर ऑफ अवेलेबल फंक्शन। एक एक करके हम इनके डिटेल मीनिंग समझते हैं। स्पीड और प्रोपोगेशन डिले किसी भी लॉजिक फैमिली के लिए क्या है? हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जब ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच पढ़ा तो हमने ये डिटेल में पढ़ा कि इनपुट को अप्लाई करते ही आपको आउटपुट रिस्पॉन्स नहीं मिलता, देयर इज सम टाइम डिले। और ये जो टाइम डिले है वो ट्रांजिस्टर के लिए टी ऑन और टी ऑफ, ट्रांजिस्टर के ऑन और ऑफ होने के टाइम के रूप में आप डिफाइन करते हैं। तो ये जो डिले है वो ये तय करता है कि आप किस स्पीड से इनपुट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ट्रांजिस्टर के ऑन से ऑफ होने का ड्यूरेशन ज़्यादा है तो आप भी अपने अप्लाइड इनपुट की फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट नहीं रख सकते। अगर आप इस स्पीड से इस ड्यूरेशन की पल्सेस अप्लाई कर रहे हैं और ये जो ड्यूरेशन है ये ट्रांजिस्टर के ऑन ऑफ टाइम से मैच नहीं कर रही है, उसके ऑफ होने से पहले ही आप अगर दूसरा इनपुट अप्लाई कर दे रहे हैं तो आपकी लॉजिक फैमिली आपको फॉल्स ऑपरेशन दिखा सकती है। तो इसलिए आपका जो टाइम टी ऑन और टी ऑफ है, आपके बेसिक स्विचिंग एलिमेंट का टी ऑन और टी ऑफ जो है वो तय करता है कि आप उसको किस स्पीड से काम में ले सकते हैं और उस पर किस मैक्सिमम स्पीड से आप स्विचिंग पल्सेस अप्लाई कर सकते हैं। इसे जनरली प्रोपोगेशन डिले के रूप में भी आप डिफाइन करते हैं। नैनो सेकंड की रेंज में जनरली ये होता है। जितना प्रोपोगेशन डिले कम होगा, प्रोपोगेशन डिले मीन्स इनपुट अप्लाई करने के बाद आउटपुट पे रेस्पॉन्स आने में लगने वाला टाइम, ठीक। जितना प्रोपोगेशन डिले कम होगा उतना ही स्पीड जो है वो फास्ट होगी। आपने इनपुट अप्लाई किया और उसके बाद कितने डिले के बाद आपको आउटपुट पे रेस्पॉन्स मिला। अगर आप एक इन्वर्टर बना रहे हैं तो इनपुट अप्लाई करने के बाद कितनी देर बाद आपका आउटपुट जो है वो रेस्पॉन्स करता है, इस टाइम को आप प्रोपोगेशन डिले के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं। नैनो सेकंड की रेंज में जनरली ये होता है। फिर है पावर डिसिपेशन। हमने एक ट्रांजिस्टर को बेसिक स्विच की तरह कंसीडर किया था कि हम ट्रांजिस्टर को एक स्विच की तरह काम में ले रहे हैं। प्लस वीसीसी आपने इस पर वोल्टेज अप्लाई किया, सप्लाई आपने यहाँ पे लगाई थी। इस कंपोनेंट स्विच के अक्रॉस जो पावर डिसिपेशन होता है वो जनरली वीसीसी आईसी, ठीक, इस रेंज में डिफाइन होता है, जो सप्लाई और इसकी कलेक्टर करंट के प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन होता है। तो इसकी रेटिंग पे डिपेंड करेगा कि ये कितनी पावर डिसिपेशन कैपेसिटी होल्ड करता है। जितनी इसकी आपकी कलेक्टर करंट रेटिंग ज़्यादा है उतना ही ये पावर डिसिपेशन को हैंडल कर सकता है। तो ये हो गया आपका पावर डिसिपेशन कैपेसिटी। फिर उसके बाद में आता है फिगर ऑफ मेरिट। किसी भी लॉजिक फैमिली के लिए फिगर ऑफ मेरिट जनरली प्रोपोगेशन डिले और पावर डिसिपेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ओके, ये फैन आउट फैन इन, ठीक। फैन आउट और फैन इन को समझने के लिए मैंने एक बेसिक सिंपल रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक का एक एग्जांपल ड्रॉ किया है जो हम अभी अपने अपकमिंग वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसे समझाने के लिए मैंने इसे यहाँ ड्रॉ कर लिया। फैन इन क्या होता है? फैन इन का मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स जो कि आप लॉजिक फैमिली में अप्लाई कर सकते हैं। y इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए और बी हो सकता है, y इक्वल्स टू ए और बी और सी और डी। कितने नंबर ऑफ इनपुट्स आप लॉजिक फैमिली में एक साथ फंक्शन इंप्लीमेंट करने में काम में ले सकते हैं, उसे आप फैन इन
बोलते हैं। क्या हम रेंडमली फैन इन डिज़ाइन कर सकते हैं, फैन इन सेलेक्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता। ये आपके लॉजिक फैमिली के डिज़ाइन और कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं, और ये भी एक लिमिट तक ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या आपने रजिस्टर वैल्यू लगाई है, किस लिमिट के आपने ट्रांजिस्टर्स लगाए हैं, क्या आपने VCC, क्या RC लगाया है, इस सब पे डिपेंड करेगा आपका फैन इन। ठीक, इसी तरीके से फैन आउट। फैन आउट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी लॉजिक फैमिली को सेलेक्ट करने के लिए। फैन आउट बेसिकली ये होता है कि ये जो आपने आउटपुट लिया है, ठीक, ये आउटपुट बेसिकली ये जब हाई होगा, ठीक, ये हाई भी होता है और ये लो भी होता है, ठीक है ना। लॉजिक फैमिली मतलब हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट में हमें 1 0, 1 मीन्स हाई वोल्टेज, 0 मीन्स लो वोल्टेज, तो ये हमें मिल रहा है। तो ये बेसिकली आगे आपके अपकमिंग गेट्स को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। आपका बेसिक जो सर्किट है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ गेट्स। तो एक सर्किट का आउटपुट दूसरे सर्किट के लिए इनपुट का काम कर रहा है, तो इस लॉजिक गेट का आउटपुट आगे लॉजिक गेट्स में इनपुट की तरह फीड होगा। ये कितने लॉजिक गेट्स को सफिशिएंटली रन कर सकता है वो उसका फैन आउट कहलाता है। यहाँ पे ये देखिए, जब ये हाई होगा तो इसमें आपको ये जो हाई कलेक्टर करंट आपको जो मिल रही है, या आपका जब ये वोल्टेज हाई होगा तो ये जो वाई हाई है, जब वाई इक्वल्स टू 5 वोल्ट मान लेते हैं, हाई का मतलब 5 वोल्ट, तो ये बहुत सारे गेट्स को इनपुट देगा और ये इनपुट इन गेट्स को ऑपरेट करेंगे। कितने गेट्स को इनपुट दे सकता है ये डिपेंड करता है कि इन गेट्स का इनपुट रेजिस्टेंस क्या है और इन गेट्स की करंट जो कैपेसिटी है वो क्या है। अगर इन गेट्स का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो ये बहुत कम इनपुट करंट लेंगे और अपना जो ऑन ऑफ का ऑपरेशन है वो फुलफिल कर लेंगे। तो अगर इसका आर इनपुट बहुत हाई है तो आपका फैन आउट बढ़ जाएगा, ठीक। दूसरा, अगर इस पेरेंट गेट की करंट कलेक्टर करंट रेटिंग IC कैपेसिटी जो है वो अगर बहुत हाई है तो ये जो IC है ये बहुत सारे गेट में IB बन रही है, ये IC रेटिंग अगर बहुत हाई है तो ये बहुत सारे नेक्स्ट गेट्स के लिए IB डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो अगर IC बहुत हाई है, करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत हाई है, तो भी फैन आउट बहुत हाई होगा। सिमिलरली इस गेट का, पेरेंट गेट का अगर आर आउटपुट, फाइनल आउटपुट सर्किट का अगर बहुत लो है तो इसमें से हाई करंट ड्रॉ होके ये बहुत सारे गेट को ऑपरेट कर सकती है, तब भी आपका फैन आउट बढ़ जाएगा। तो हाई आर इनपुट ताकि कम इनपुट करंट में ऑन ऑफ हो जाए, हाई कलेक्टर करंट ताकि बहुत सारे गेट्स को वो बेस करंट दे सके, और लो आर आउटपुट ताकि हाई करंट फ्लो होके बहुत सारे गेट में, ठीक। ये पेरेंट गेट है और ये लोड के गेट है, तो पेरेंट गेट लोड कितने लोड गेट को रन कर सकता है वो फैन आउट कहलाता है, ठीक। ये सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स का डिस्कशन है। किस लॉजिक फैमिली का फैन आउट क्या है, किस रेंज में है, एक फाइनल कंक्लूडिंग कंपैरेटिव एनालिसिस हम स्टडी करेंगे। उसके लिए ये सब डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ डिटेल में कर रही हूँ। तो आई थिंक फैन आउट और फैन इन आपको समझ में आ गया। फिर है करंट और वोल्टेज पैरामीटर। आप एक ट्रांजिस्टर को ऑन करते हैं, इस ट्रांजिस्टर को अगर आप कट ऑफ में काम में लेना चाहते हैं तो आपका V इनपुट जो है वो इसके कट इन वोल्टेज से कम होना चाहिए। अगर आप इसको सैचुरेशन जोन में ले जाना चाहते हैं तो आप इसका जो V इनपुट है वो फॉरवर्ड बायस से बहुत ज़्यादा लेकिन ब्रेकडाउन से कम होना चाहिए। तो इनकी मिनिमम वोल्टेज कितना अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट इसमें कितनी फ्लो हो सकती है, मिनिमम आपका कट इन में कितना वोल्टेज रहना चाहिए और सैचुरेशन में कितना वोल्टेज रहना चाहिए। कट इन मीन्स आप ट्रांजिस्टर को ऑफ रख रहे हैं और सैचुरेशन मीन्स आप ट्रांजिस्टर को ऑन ले जा रहे हैं। तो ऑन ऑफ कंडीशंस की वोल्टेज और करंट पैरामीटर्स जो है वो लिमिटेड है, वो सारी जो है वो भी आप स्टडी करते हैं किसी लॉजिक फैमिली को एनालाइज करने के लिए, उसे सेलेक्ट करने के लिए। करंट और वोल्टेज पैरामीटर के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो है नॉइस मार्जिन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और कंसिडर किया जाता है हर लॉजिक फैमिली के एनालिसिस में। देखिए, हम जब वी हाई और वी लो की बात करते हैं तो हम अगर सिंपली बोले तो वी हाई का मतलब +5 वोल्ट, वी लो का मतलब 0 वोल्ट, ठीक। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। ये जो सभी ट्रांजिस्टर्स हैं इनके फैब्रिकेशन में या इनके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स में वेरिएशन हो जाता है। आपने जो डिज़ाइन किया उससे भी ये वेरिएशन शो करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से या ऑपरेटिंग कंडीशन की वजह से। तो T1 और T2 सेम सेलेक्ट करने के बावजूद भी इनके जो पैरामीटर्स है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जो फिक्स रेंज है उसकी जगह हम वी हाई को कंसिडर करते हैं 5 ± 1। तो 4 से लेके 6 वोल्ट को आप हाई इनपुट या हाई आउटपुट कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से आप मान लीजिए कि आप 0 ± 0.1, तो आप 0.1 to -0.9 जो है -0.1 को आप लो की तरह कंसिडर करेंगे। आप -0.1 वोल्ट भी मेज़र कर सकते हैं जब आपको 0 वोल्टेज या 0 आप पल्स को पढ़ रहे हैं। तो ये जो रेंज है, ये रेंज बेसिकली आपकी वेरी कर सकती है। और आपका जब आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन जोन में काम कर रहा है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज आता है 0.2, ठीक। इधर आपका जैसे ही नेक्स्ट गेट का आपने इनपुट जो है वो 0.5 से ज़्यादा बढ़ाया तो ये कट ऑफ से बाहर आ जाएगा, एक्टिव जोन में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका ट्रांजिस्टर किस रेंज में आप हाई और लो के इंटरप्रिटेशन में और हाई और लो के डिटेक्शन में कितना मार्जिन है, ठीक। तो आप उसे नॉइस मार्जिन की फॉर्म में बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के ट्रांजिस्टर्स के साथ नहीं है और आपका वी लो जो है वो मान लीजिए 0 या 1 ± 1 है और वी हाई जो है वो आपका मान लीजिए 3 ± 1 है, तो आप 2 को लो पढ़ेंगे, 2 को लो पढ़ सकते हैं और 0 को भी लो पढ़ सकते हैं। वेयर एज आप 2 को हाई भी पढ़ सकते हैं और 4 को हाई भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 वोल्टेज है, अब मशीन के लिए या यूज़र के लिए ये इंटरप्रेट करना मुश्किल है कि ये हाई डिटेक्ट किया है हमने या लो सिग्नल डिटेक्ट किया है। तो जितना वी हाई और वी लो के बीच में गैप होगा उतना ही नॉइस मार्जिन। नॉइस मीन्स यू आर डिटेक्टिंग अ रॉन्ग पल्स। इसी की जगह आपका अगर 1 होके 1 और ±0.1 और ये 3 होके ±0.2 हो, ठीक। तो यहाँ पे आपकी रेंज क्या होगी? आपकी लो की रेंज होगी 1.1 और 0.9, ठीक। यहाँ पे आपकी रेंज होगी 3.2 और 2.8। तो आप इनमें फॉल्स डिटेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी कम है। इट मीन्स नॉइस मार्जिन ज़्यादा है, ठीक। आपके 0 के लिए मैक्सिमम अलाउड लेवल और 1 के लिए मिनिमम अलाउड लेवल में कितना गैप है वो नॉइस मार्जिन कहलाता है। और जितना ये गैप ज़्यादा होगा उतना ही फॉल्स डिटेक्शन नहीं होगा और उस डिवाइस का, उस फैमिली का नॉइस मार्जिन ज़्यादा होगा। हम नॉइस मार्जिन को अपने अपकमिंग वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये रेटिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंटली पूछी जाती है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अभी के लिए आप केवल इतना समझें कि जितना 0 और 1 के डिटेक्शन में गैप ज़्यादा है उतना ही नॉइस मार्जिन आपकी लॉजिक फैमिली का ज़्यादा है और आप उसे अच्छे से बिना किसी एरर के काम में ले सकते हैं। फिर है पावर सप्लाई। यहाँ पे ये देखिए कि इस लॉजिक फैमिली को फैब्रिकेट करने के लिए हमने 3.6 वोल्ट की सप्लाई लगाई है, 5 वोल्ट है, किसी में 15 वोल्ट है। तो कितनी सप्लाई वोल्टेज इसके ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर हमने पढ़ा था कि अगर इनके ऑपरेटिंग टेम्परेचर इनकी सेफ जोन से बाहर चला जाता है तो इनकी बेस करंट जो है वो बहुत इंक्रीज हो सकती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बहुत इंक्रीज हो सकती है, इनके करंट गेन के पैरामीटर वेरी कर सकते हैं
और आप फॉल्स ऑपरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे जो आउटपुट है वो एम्बिग्यूअस मिल सकता है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आप डिस्कस करेंगे। फिर फैब्रिकेशन आईसी या कंपोनेंट डेंसिटी, आप जब इसे बेसिकली ये जो आप गेट पढ़ रहे हैं, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये आईसी टेक्नोलॉजी से फैब्रिकेट किए जाते हैं। तो कितनी कंपोनेंट डेंसिटी हाई रहेगी फैब्रिकेशन के वक्त। जैसे कि अगर हम CMOS की बात करते हैं, जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, उनकी पैकिंग डेंसिटी बहुत हाई होती है। बहुत छोटे स्पेस में आप बहुत सारे गेट फैब्रिकेट कर सकते हैं। तो ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी लॉजिक फैमिली को स्टडी करने के लिए। कॉस्ट बट ऑब्वियस एक बहुत मेजर पैरामीटर है किसी भी लॉजिक फैमिली को सिलेक्ट करने के लिए। नंबर ऑफ अवेलेबल फंक्शन, आपने एक लॉजिक फैमिली बनाई, अगर उस लॉजिक फैमिली में एक पॉइंट पे आप आउटपुट ले और आपको नैंड गेट मिले, दूसरे पॉइंट पे आप आउटपुट ले और आपको नॉर गेट के फंक्शन इंप्लीमेंट हो, तो इस तरीके से आप कितने फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक बेसिक सेटअप के साथ, वो भी एक फेवरेबल पैरामीटर है किसी लॉजिक फैमिली को सेलेक्ट करने के लिए। तो आई थॉट इस डिस्कशन के साथ आप ये डिफरेंट पैरामीटर्स को समझ पाए होंगे। ये डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं ये लॉजिक फैमिली के कंपैरिजन के लिए एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इट्स नाउ क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।